नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश पीएससी एकेडमी से। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 13 को याद किया था। आज हम अनुच्छेद 14 से आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा रिवीजन देखते हैं दोस्तों। भाग 1 संघ राज्य एवं उसका क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 1 इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 2 नए राज्य का निर्माण भूमि अधिग्रहण के द्वारा। अनुच्छेद 3 नए राज्य का निर्माण राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा। अनुच्छेद 4 नए राज्य निर्माण की प्रक्रिया। भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 संविधान लागू होने के समय की नागरिकता। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान जाकर वापस भारत आने वाले लोगों की नागरिकता। अनुच्छेद 8 विदेश में रहने वाले लोगों की नागरिकता। अनुच्छेद 9 नागरिकता समाप्त। अनुच्छेद 10 नागरिकता का बने रहना। अनुच्छेद 11 नागरिकता के परिप्रेक्ष्य में संसद की शक्ति। भाग 3 मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकार के संरक्षण का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का होगा। आज हम देखने जा रहे हैं दोस्तों पहला मौलिक अधिकार। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत के संविधान द्वारा भारत के नागरिक व विदेशी नागरिकों को जो पहला मौलिक अधिकार प्रदत्त किया गया है दोस्तों, यह है समानता का अधिकार। पहला मौलिक अधिकार है दोस्तों समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। इसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। तो देखिए दोस्तों, पहले हम याद करते हैं अनुच्छेद 14। तो अनुच्छेद 14 को दिमाग में बैठाइएगा। विधि या कानून के समक्ष समानता का अधिकार। विधि या कह सकते हैं कानून, विधि या कानून के समक्ष समानता का अधिकार। समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 है दोस्तों विधि के समक्ष समानता का अधिकार। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ब्रिटिश विधि शास्त्री प्रोफेसर डाइसी ने कहा है दोस्तों लोकतंत्र में विधि का शासन होता है, जबकि 1688 में ब्रिटेन की क्रांति के नेता जॉन लॉक का कहना है दोस्तों विधि सर्वोच्च है। अर्थात हम कह सकते हैं दोस्तों कि लोकतंत्र में विधि का शासन होता है तथा विधि सर्वोच्च होती है। इस आधार पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम विधि या कानून को दो स्वरूप देख सकते हैं। विधि या कानून के दो स्वरूप को देख सकते हैं दोस्तों। पहला पकड़ते हैं दोस्तों समान कानून, विधि की समानता। पहला है दोस्तों विधि की समानता। पहला पकड़ते हैं दोस्तों विधि या कानून की समानता। दूसरा है दोस्तों विधि का समान संरक्षण। दूसरा है दोस्तों विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विधि की समानता किसी भी भारतीय नागरिक से या विदेशी नागरिक से धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर कानून में भेदभाव नहीं किया सकता। अर्थात कानून सभी के लिए समान होगा। पहला पकड़ते हैं दोस्तों विधि की समानता। यह प्रेरित है ब्रिटेन के संविधान से। यह प्रेरित है दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से, जबकि विधि का समान संरक्षण यह प्रेरित है दोस्तों अमेरिका के संविधान से। यह प्रेरित है दोस्तों अमेरिका के संविधान से। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि विधि की समानता जो प्रेरित है ब्रिटेन के संविधान से, इसमें कुछ अपवाद है। पहला अपवाद, इसका अपवाद देखते हैं दोस्तों। इसके अपवाद है अर्थात अनुच्छेद 14 का पहला ब्रिटेन की समानता का जो अपवाद है दोस्तों यह है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में लिखा गया है दोस्तों समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता या समान नागरिक संहिता। समान सिविल संहिता या समान नागरिक संहिता। यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये सिर्फ और सिर्फ दोस्तों भारत के एकमात्र राज्य गोवा में लागू है। अर्थात ये संपूर्ण भारत में लागू नहीं है।
ऐसा समझ सकते हैं दोस्तों, कानून मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है सिविल या दीवानी मामलों में, और एक होता है दोस्तों फौजदारी या क्रिमिनल मामलों में। भारत में क्रिमिनल मामले या फौजदारी मामलों में कानून सभी के लिए समान है, लेकिन दोस्तों सिविल मामलों में कानून सभी के लिए समान नहीं है। यही दोस्तों अनुच्छेद 44 का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 44 है दोस्तों समान सिविल संहिता, अर्थात सिविल मामले जैसे कि विवाह, तलाक व संपत्ति के मामले हिंदुओं में सॉल्व किए जाते हैं दोस्तों, हिंदुओं में लागू किए जाते हैं दोस्तों हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत, जबकि मुसलमानों में सिविल मामलों में कानून है दोस्तों शरीयत कानून 1937, शरीयत कानून 1937। और सिखों में सिविल मामलों में कानून है दोस्तों आनंद विवाह अधिनियम, आनंद विवाह अधिनियम 1909। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विधि का समान संरक्षण जो कि प्रेरित है अमेरिका के संविधान से, लेकिन इसका भी अपवाद है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसका अपवाद पकड़ना है दोस्तों अनुच्छेद, इसका अपवाद है दोस्तों अनुच्छेद 311। अनुच्छेद 311 में लिखा गया है दोस्तों लोक सेवकों को गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। इसमें लिखा गया है दोस्तों लोक सेवकों को गिरफ्तारी के विरुद्ध, लोक सेवकों को गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, लोक सेवकों को गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। जबकि दूसरा अपवाद है दोस्तों अनुच्छेद 361, इसमें लिखा गया है दोस्तों राष्ट्रपति व राज्यपाल के गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। ध्यान दीजिएगा दोस्तों अनुच्छेद 311 जो कि विधि का समान संरक्षण का अपवाद है दोस्तों अनुच्छेद 311 लोक सेवकों को गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति व राज्यपाल को गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। तो यह है दोस्तों अनुच्छेद 14। अभी हमारा मुख्य फोकस है अनुच्छेद को याद करना, बाद में जब डिटेल में पढ़ेंगे तो दोस्तों इसको और विधिवत रूप से समझेंगे। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों अनुच्छेद 15 देखते हैं दोस्तों सामाजिक समानता। ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 15 है दोस्तों सामाजिक समानता। दिमाग में बैठाइए दोस्तों अनुच्छेद 15 सामाजिक समानता। अनुच्छेद 15 है दोस्तों सामाजिक समानता, सामाजिक समानता का अधिकार। ध्यान दीजिएगा इसके अंतर्गत हमें देखना है दोस्तों अनुच्छेद 15(1), अनुच्छेद 15(2), अनुच्छेद 15(3), अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 15(5). देखिएगा दोस्तों अनुच्छेद 15 है दोस्तों सामाजिक समानता। ध्यान दीजिएगा अर्थात किसी भी भारतीय नागरिक से, ध्यान दीजिएगा अर्थात किसी भी भारतीय नागरिक से धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश या जन्म स्थान के आधार पर समाज में समानता का अधिकार होगा तथा उनसे भेदभाव नहीं किया सकता। ध्यान दीजिएगा दोस्तों अनुच्छेद 15(1) है, अनुच्छेद 15(1) है दोस्तों किसी भी भारतीय नागरिक से धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया सकता। तो अनुच्छेद 15(1) कहता है दोस्तों किसी भी भारतीय नागरिक से धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर दोस्तों भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 15(1) कहता है दोस्तों किसी भी भारतीय नागरिक से धर्म, जाति
मूल वंश, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया सकता है दोस्तों। अनुच्छेद 15(2), अनुच्छेद 15(2) में लिखा गया है दोस्तों, किसी भी भारतीय नागरिक से धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर उन्हें सार्वजनिक स्थलों में जाने से नहीं रोका जा सकता। अनुच्छेद 15(2) कहता है दोस्तों, किसी भी भारतीय नागरिक को, किसी भी भारतीय नागरिक को धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थलों में जाने से नहीं रोका जा सकता, जाने से नहीं रोका जा सकता, नहीं रोका जा सकता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर लिखा गया है दोस्तों अनुच्छेद 15(2), किसी भी भारतीय नागरिक को धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थलों में जाने से नहीं रोका जा सकता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। अर्थात यह अनुच्छेद यह कहना चाहता है दोस्तों कि किसी भी भारतीय नागरिकों को आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या कोई भी धार्मिक स्थल या तालाब, कुआं, बाग, बगीचा, उद्यान, होटल, रेस्टोरेंट में धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश व जन्म स्थान के आधार पर जाने से नहीं रोका जा सकता। अर्थात हम दोस्तों किसी भी भारतीय नागरिक को सार्वजनिक स्थलों में जाने से नहीं रोक सकते। यह सार्वगर्भित करता है दोस्तों अनुच्छेद 15(2). ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये एक इंसिडेंस देखते हैं दोस्तों। ये आपका है दोस्तों भारत, ये आपका है दोस्तों भारत, ये है दोस्तों भारत। भारत में पकड़ना है जम्मू कश्मीर, ये आपको पकड़ना है दोस्तों पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इधर है दोस्तों बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका है छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य के गरियाबंद जिले में पकड़ना है दोस्तों राजिम, महानदी, पैरी और सोडनूर नदी के संगम पर यह पकड़ना है दोस्तों राजिम। गरियाबंद जिले में यह है दोस्तों राजिम। राजिम में पकड़ना है राजीव लोचन मंदिर। राजिम में स्थित है दोस्तों राजीव लोचन मंदिर, जहां पर हरिजनों का या अछूतों का या दलितों का प्रवेश निषेध था दोस्तों। इसी सामाजिक कुरीतियों व असमानताओं को खत्म करने के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा ने 23 नवंबर 1925 को प्रारंभ किया था दोस्तों अछूतो उद्धार आंदोलन या दलित उत्थान आंदोलन या हरिजन उत्थान आंदोलन, जिसके तहत उन्होंने हरिजनों को दोस्तों राजीव लोचन मंदिर में प्रवेश दिलवाया था। यहां पर दोस्तों राजिम में स्थित है राजीव लोचन मंदिर, जहां पर 23 नवंबर 1925 को पंडित सुंदरलाल शर्मा ने प्रारंभ किया है दोस्तों राजीव लोचन मंदिर प्रवेश आंदोलन। राजीव लोचन मंदिर प्रवेश आंदोलन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर राजिम में है दोस्तों राजीव लोचन मंदिर, जहां पर पंडित सुंदरलाल शर्मा ने प्रारंभ किया है दोस्तों राजीव लोचन मंदिर प्रवेश आंदोलन 23 नवंबर 1925। अर्थात इसके नेतृत्व करता है दोस्तों पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 22 नवंबर 1933 को छत्तीसगढ़ में दूसरी बार आगमन होता है दोस्तों महात्मा गांधी का। और जब महात्मा गांधी को इस बात का ज्ञान होता है कि 23 नवंबर 1925 को पंडित सुंदरलाल शर्मा ने प्रारंभ किया था दोस्तों अछूतो उद्धार आंदोलन,
तो महात्मा गांधी इस विचारधारा को जानकर पंडित सुंदरलाल शर्मा को अछूतो उद्धार के क्षेत्र में अपना अग्रज मानते हैं दोस्तों, अपना गुरु घोषित करते हैं। तो यह है दोस्तों 23 नवंबर 1925 को पंडित सुंदरलाल शर्मा ने राजीव में चलाया है राजीव लोचन मंदिर प्रवेश आंदोलन। इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों हरिजन उत्थान करना, अर्थात यहां पर समाज में समानता का भाव विकसित करना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका है केरल। केरल के खास त्रावण कोण में है दोस्तों वायोकोम मंदिर। यहां पर है दोस्तों वायोकोम में है दोस्तों वायोकोम मंदिर। वायोकोम मंदिर में चलाया गया है दोस्तों 1900, ध्यान दीजिएगा 1923 में वायोकोम में चलाया गया है दोस्तों वायोकोम मंदिर प्रवेश आंदोलन। वायोकोम मंदिर प्रवेश आंदोलन, इसका उद्देश्य भी है दोस्तों हरिजन उत्थान करना, हरिजनों को समाज में सामाजिक समानता प्रदान करना। इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे दोस्तों, इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता है दोस्तों केशव मेनन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, केशव मेनन के नेतृत्व में केरल के वायोकोम मंदिर में प्रारंभ किया गया दोस्तों 1923 में वायोकोम मंदिर प्रवेश आंदोलन। इसका उद्देश्य भी था दोस्तों हरिजन उत्थान आंदोलन। चलिए दोस्तों, तो यह है अनुच्छेद 15(2), जिसका उद्देश्य है, इसमें लिखा गया है दोस्तों किसी भी भारतीय नागरिकों को धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश व जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थलों में जाने से नहीं रोका जा सकता। इसके बाद हम देखने जा रहे हैं दोस्तों अनुच्छेद 15(3). चलिए दोस्तों, हम देखने जा रहे हैं दोस्तों अनुच्छेद 15(3). देखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 15(3), अनुच्छेद 15(3), अनुच्छेद 15(3) में क्या लिखा गया है दोस्तों, सुनिएगा। महिलाओं व बच्चों को विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 15(3) में लिखा गया है दोस्तों महिलाओं व बच्चों को विशेष प्रावधान, अर्थात समाज में समानता की गति को विकसित करने के लिए दोस्तों समाज में महिलाओं को, जो कमजोर वर्ग है दोस्तों, समाज में महिलाओं को व बच्चों को विशेष प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 15(3) कहता है दोस्तों महिलाओं व बच्चों को विशेष प्रावधान। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसी आर्टिकल के तहत समाज में महिलाओं व बच्चों को सशक्त बनाने के लिए दोस्तों कुछ कानून बनाए गए, जिसके एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, महिलाओं के लिए क्या क्या कानून बनाए गए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अनुच्छेद 15(3) के अंतर्गत, अनुच्छेद 15(3) के अंतर्गत दोस्तों महिलाओं व बच्चों को क्लासिफाइड करते हैं दोस्तों। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों कौन कौन से कानून बनाए गए हैं। ध्यान दीजिएगा महिलाओं के लिए दोस्तों, पहला पकड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसे पकड़िए दोस्तों 1961। ध्यान दीजिएगा 1961 में पकड़ते हैं दोस्तों दहेज प्रथा निषेध अधिनियम 1961। दहेज प्रथा निषेध अधिनियम, दहेज प्रथा निषेध अधिनियम 1961। दूसरा पकड़ते हैं दोस्तों 1990। महिलाओं के अधिकारों के रक्षा हेतु बनाया गया है दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। और इसी अधिनियम के तहत 2 साल बाद दोस्तों 1992 में इस्टैब्लिश हुआ राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चौथा देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, चौथा है दोस्तों 2005। 2005 में आया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, घरेलू हिंसा, महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005। महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम
संरक्षण अधिनियम वर्ष 2005। इसके बाद पकड़ते हैं दोस्तों वर्ष 2013। वर्ष 2013 पकड़ना है दोस्तों, कार्यस्थल में महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध व निवारण अधिनियम वर्ष 2013 में आया है दोस्तों। कार्य स्थलों में महिलाओं से यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध व निवारण अधिनियम वर्ष 2013। तो इस प्रकार से दोस्तों समाज में महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु दोस्तों अनुच्छेद 15(3) के अंतर्गत कुछ कानून बनाए गए दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, 1961 दहेज प्रथा निषेध अधिनियम 1961, 1990 राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990, 1992 राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई, 2005 महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005, 2013 कार्यस्थलों में महिलाओं से यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध व निवारण अधिनियम वर्ष 2013। अनुच्छेद 15(3) के अंतर्गत दोस्तों देखते बच्चों को किस प्रकार से संरक्षण प्रदान किया गया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बच्चों के लिए बनाए गए कानून। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहला पकड़ते हैं 1956। ध्यान दीजिएगा, बच्चों से, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बच्चों से अवैध व्यापार संरक्षण अधिनियम, अर्थात बच्चों से आप किसी भी प्रकार का अवैध कार्य नहीं करवा सकते। ध्यान दीजिए 1956, बच्चों से अवैध व्यापार निषेध अधिनियम 1956। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निषेध अधिनियम 1956। 1956 में है दोस्तों बच्चों से अवैध व्यापार निषेध अधिनियम 1956। 1986 दूसरा कानून देखते हैं दोस्तों, 1986 बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986। 1956 है दोस्तों बच्चों से अवैध व्यापार निषेध अधिनियम 1956। 1986 बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986। इसके अंतर्गत देखते हैं दोस्तों वर्ष 2000 शिशु न्याय अधिनियम। ध्यान दीजिए दोस्तों, शिशु न्याय अधिनियम वर्ष 2000, अर्थात राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह बच्चों को न्याय प्रदान करेगी। इसके अंतर्गत हम इस कानून को ऐसा भी कह सकते हैं दोस्तों, बच्चों की देखभाल व संरक्षण अधिनियम, बच्चों की देखभाल व संरक्षण अधिनियम वर्ष 2000। चौथा देखते हैं दोस्तों वर्ष 2006 बाल विवाह निषेध अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम वर्ष 2006। और पांचवा पकड़ते हैं दोस्तों 2012 लैंगिक उत्पीड़नों से दोस्तों बच्चों का संरक्षण, लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, बच्चों का संरक्षण अधिनियम वर्ष 2012। इसी को हम कहते हैं दोस्तों पॉक्सो एक्ट 2012, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 दोस्तों। तो देखिए दोस्तों बच्चों को किस प्रकार से संरक्षित किया गया है या बच्चों को समाज में किस प्रकार से सशक्त बनाया जाए, इसके लिए विशेष कानून बनाए गए हैं। पहला पकड़ते हैं दोस्तों 1956 बच्चों से अवैध व्यापार निषेध अधिनियम 1956। दूसरा पकड़ना है दोस्तों 1986 बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986, अर्थात 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से
किसी भी प्रकार का किसी भी स्थिति में कार्य नहीं लिया जा सकता। तीसरा पकड़ते हैं दोस्तों 2000 शिशु न्याय अधिनियम, या कह सकते हैं बच्चों की देख रेख या बच्चों का देखभाल व संरक्षण अधिनियम वर्ष 2000। 2006 बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, इसके तहत बालिकाओं की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा बालकों की न्यूनतम आयु होनी चाहिए दोस्तों 21 वर्ष। इसके पहले आप विवाह नहीं कर सकते। पांचवा है दोस्तों 2012 लैंगिक उत्पीड़नों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 या पॉक्सो एक्ट 2012, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। चलिए दोस्तों कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो यह है दोस्तों अनुच्छेद 15(3). 15(4) देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 15(4) ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 15(4) में लिखा गया है दोस्तों, SC ST को शिक्षण संस्थान में विशेष आरक्षण का प्रावधान। इसमें लिखा गया है दोस्तों SC ST को शिक्षण संस्थान में विशेष आरक्षण का प्रावधान, विशेष आरक्षण का प्रावधान। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 15(4) लिखा गया है अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को शिक्षण संस्थान में विशेष आरक्षण दिया जाए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 15(4) में लिखा गया है अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को शिक्षण संस्थान में विशेष आरक्षण दिया जाए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आया था दोस्तों चंपाकम बनाम मद्रास राज्य वाद के तहत। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चंपाकम बनाम मद्रास राज्य वाद के तहत अनुच्छेद 15(4) को जोड़ा गया दोस्तों। अनुच्छेद 15(4) को जोड़ा गया। चंपाकम बनाम मद्रास राज्य के तहत, मद्रास राज्य वाद के तहत दोस्तों किया गया, ध्यान दीजिए, इसके तहत किया गया दोस्तों पहला संविधान संशोधन 1951, और पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया दोस्तों अनुच्छेद 15(4), जिसमें लिखा गया है अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को शिक्षण संस्थान में विशेष आरक्षण दिया जाएगा। तो यह है दोस्तों अनुच्छेद 15(4). तो इस प्रकार से दोस्तों अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को भी दोस्तों हम विकास की धारा से शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देकर इन्हें विकास की धारा से जोड़ सकते हैं। तो यही है दोस्तों मूलभूत आधार आपका अनुच्छेद 15(4) का, जिसमें लिखा गया है अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति को शिक्षण संस्थान में विशेष आरक्षण दिया जाए। यह आया है दोस्तों चंपाकम बनाम मद्रास राज्यवाद से। इसके तहत पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत दोस्तों जोड़ा गया अनुच्छेद 15(4) को। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 15(5), जिसमें लिखा गया है दोस्तों ओबीसी को शिक्षण संस्थान में विशेष आरक्षण दिया जाए, अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग को विकास की धारा से जोड़ने के लिए दोस्तों शिक्षण संस्थान में विशेष आरक्षण दिया जाए। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देखा अनुच्छेद 15 सामाजिक समानता, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 15 सामाजिक समानता, अनुच्छेद 15(1) किसी भी भारतीय नागरिक से धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया सकता। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 15(2) देखते हैं दोस्तों, किसी भी भारतीय नागरिक से धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश व जन्म स्थान के आधार पर धार्मिक के आधार पर दोस्तों सार्वजनिक स्थलों में जाने से नहीं रोका जा सकता। अनुच्छेद 15(3) महिलाओं व बच्चों को विशेष आरक्षण या प्रावधान। अनुच्छेद 15(4) SC ST को शिक्षण संस्थान में विशेष आरक्षण का प्रावधान, और अनुच्छेद 15(5) OBC को शिक्षण संस्थान में विशेष आरक्षण का प्रावधान। अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों अनुच्छेद 16। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 है दोस्तों अवसरों की समानता। अनुच्छेद 16 है दोस्तों अवसरों की समानता।
अवसरों की समानता। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 16 है दोस्तों अवसरों की समानता। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है दोस्तों अनुच्छेद 16(1), 16(2), 16(3), 16(4 और 16(4) का डिस्कस करते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 16(1), अनुच्छेद 16(1) में लिखा गया है दोस्तों, अनुच्छेद 16(1) लोक नियोजन अर्थात गवर्नमेंट जॉब, लोक नियोजन व नियुक्ति संबंधी सभी भारतीयों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर 16(1) समानता की बात को सारगर्भित करता है। लोक नियोजन, लोक नियोजन व नियुक्ति संबंधी, नियुक्ति संबंधी प्रावधानों में, प्रावधानों में सभी भारतीयों को, सभी भारतीयों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, प्रदान किए जाएंगे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 16(1) कहता है दोस्तों, लोक नियोजन व नियुक्ति संबंधी प्रावधानों में सभी भारतीयों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। और इसी का समरूप है दोस्तों अनुच्छेद 16(2), किसी भी भारतीय नागरिक से धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश व जन्म स्थान के आधार पर दोस्तों लोक नियोजन में भेदभाव नहीं किया जा सकता। अर्थात 16(2) कहता है दोस्तों, किसी भी भारतीय नागरिक से, भारतीय नागरिक से धर्म, जाति, मूलवंश, धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग व जन्म स्थान व दोस्तों जन्म स्थान के आधार पर, के आधार पर लोक नियोजन में भेदभाव नहीं किया जा सकता। लोक नियोजन में भेदभाव, लोक नियोजन में भेदभाव नहीं किया जा सकता। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो अनुच्छेद 16(1) कहता है, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 16 में लिखा है दोस्तों अवसरों की समानता। 16(1) कहता है दोस्तों लोक नियोजन अर्थात गवर्नमेंट जॉब, लोक नियोजन व नियुक्ति संबंधी प्रावधानों में सभी भारतीयों से समान अवसर, सभी भारतीयों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। 16(2) कहता है दोस्तों किसी भी भारतीय नागरिक से धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर लोक नियोजन में भेदभाव नहीं किया सकता। 16(3) ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 16(3), अनुच्छेद 16(3) कहता है दोस्तों निवास की अर्हता, निवास की अर्हता। निवास की अर्हता का मतलब यह है दोस्तों, यदि कोई स्टेट गवर्नमेंट का जॉब है दोस्तों, यदि आप उस राज्य विशेष के निवासी है, डोमिसाइल है, तो आपको विशेष आरक्षण दिए जाएंगे। अर्थात किसी अन्य राज्य के निवासियों को उस राज्य विशेष के गवर्नमेंट जॉब में दोस्तों कुछ विशेष आरक्षण नहीं दिए जाएंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य राज्यों के निवासियों को रोजगार के अवसर प्रदान नहीं किए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, निवास की अर्हता, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निवास की अर्हता, इसे जोड़ा गया है दोस्तों, इसे जोड़ा गया है दोस्तों 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। इसे जोड़ा गया है दोस्तों 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। जैसे इसको एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं दोस्तों, ये आपका है छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रति वर्ष होता है दोस्तों छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जामिनेशन।
यहां पर जो राज्य का यदि कोई निवासी है दोस्तों, यदि कोई राज्य का निवासी है दोस्तों, राज्य का डोमिसाइल है दोस्तों, तो यह अगर पुरुष है तो यह 40 वर्ष के आयु तक सीजीपीएससी का एग्जामिनेशन दे सकता है। जबकि मान लीजिए दोस्तों ये कोई उड़ीसा राज्य का निवासी है, मान लो ये कोई उड़ीसा राज्य का निवासी है दोस्तों बी, अर्थात यह छत्तीसगढ़ में निवासी को दिए जाने वाले आरक्षण का लाभ नहीं ले सकता। अदर स्टेट के लिए दोस्तों सीजीपीएससी की न्यूनतम आयु सीमा है 30 वर्ष। ध्यान दीजिएगा दोस्तों 30 वर्ष। तो यहां पर सीजीपीएससी के एग्जामिनेशन में दोस्तों अगर कोई पुरुष छत्तीसगढ़ का ही निवासी है तो 40 वर्ष तक सीजीपीएससी के एग्जामिनेशन दे सकता है। जबकि किसी अन्य राज्य का अगर कोई निवासी है दोस्तों तो इसकी न्यूनतम आयु सीमा है सीजीपीएससी के लिए 30 वर्ष। इस प्रकार से यह लाभ मिलता है दोस्तों, आरक्षण का लाभ मिलता है निवासियों को। लेकिन किसी अन्य राज्य के निवासियों को आप इस स्टेट के, इस राज्य विशेष के गवर्नमेंट जॉब से वंचित नहीं कर सकते। तो यही मूलभूत अवधारणा है दोस्तों अनुच्छेद 16(3) की, निवास की अर्हता। चलिए दोस्तों इसको आगे डिस्कस करते हैं। इसे जोड़ा गया है दोस्तों 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। 16(4) अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों अनुच्छेद 16(4). देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 16(4) क्या कहा गया है। अनुच्छेद 16(4) में लिखा गया है दोस्तों यदि राज्य चाहे तो वह एससी, एसटी, ओबीसी, महिला व निःशक्त जन को लोक नियोजन में विशेष आरक्षण दे सकती है। मतलब यह शक्ति दिया गया है दोस्तों राज्य को। राज्य का मतलब है दोस्तों राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी। तो 16(4) है दोस्तों यदि राज्य चाहे तो लोक नियोजन में, यदि राज्य चाहे तो एससी, एसटी, ओबीसी, महिला या निःशक्त जन को लोक नियोजन में विशेष आरक्षण दे सकती है। विशेष आरक्षण दे सकती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों 16(4) कहता है यदि राज्य चाहे तो एससी, एसटी, ओबीसी, महिला व निःशक्त जन को लोक नियोजन में विशेष आरक्षण दे सकती है। अर्थात दोस्तों यह शक्ति प्रदान की गई है राज्य को, अर्थात केंद्र सरकार के जॉब में केंद्र सरकार को तथा राज्य सरकार के जॉब में दोस्तों राज्य सरकार को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों इस आधार पर एक छोटा सा ओवरव्यू समझते हैं दोस्तों कि भारत में किसको कितना आरक्षण दिया गया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों अगर हम आरक्षित वर्ग की बात करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों अगर हम आरक्षित वर्ग की बात करते हैं तो आरक्षित वर्ग में पहले देखते हैं एससी अनुसूचित जाति, एसटी अनुसूचित जनजाति, ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग। यहां पर देखते हैं दोस्तों भारत में आरक्षण अर्थात केंद्र सरकार के जॉब में आरक्षण। ध्यान दीजिएगा दोस्तों तो केंद्र सरकार के जॉब में इन्हें कितना आरक्षण दिया गया है एक ओवरव्यू समझते हैं दोस्तों। कुल प्रदत्त आरक्षण, ध्यान दीजिएगा एससी को प्रदत्त आरक्षण है दोस्तों, एससी को है दोस्तों 15%, एसटी को है 7.5% जनसंख्या के रेशियो में, ओबीसी को है दोस्तों 27%। अर्थात भारत सरकार 49.5% आरक्षण प्रदान करती है। जबकि अगर इसको छत्तीसगढ़ राज्य के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे दोस्तों, छत्तीसगढ़ में आरक्षण अगर छत्तीसगढ़ राज्य के परिप्रेक्ष्य में इसी को डिस्कस करते हैं दोस्तों तो एससी को दिया जाता है दोस्तों 12%, एसटी को है दोस्तों 32% आरक्षण, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक जनजातीय बहुल राज्य है। और ओबीसी को दिया जाता है दोस्तों 14% आरक्षण, अर्थात छत्तीसगढ़ में कुल 58% आरक्षण प्रदत्त किया जाता है जनसंख्या के आधार पर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहां पर यह तो था आरक्षण। ध्यान दीजिएगा दोस्तों 1992 में इंदिरा साहनी
बनाम भारत संघवाद में इंदिरा साहनी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय से दोस्तों अनुच्छेद 16(4) को परिभाषित करने का अनुग्रह किया था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1992 में आया था दोस्तों इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद, जिसके तहत इंदिरा साहनी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अनुच्छेद 16(4) को परिभाषित करने का अनुग्रह किया था, जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय पीठ ने अनुच्छेद 16(4) के परिप्रेक्ष्य में दोस्तों 6-3 के रेशो में अपना आदेश दिया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1992 में आया दोस्तों इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद, जिसके तहत इंदिरा साहनी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय से 16(4) को परिभाषित करने का अनुग्रह किया, जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय के 9 सदस्यीय पीठ ने दोस्तों 6:3 के रेशियो में अपना न्याय दिया, अपना आदेश दिया, जिसके तहत इन्होंने दोस्तों अनुच्छेद 16(4) को किस प्रकार से परिभाषित किया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय ने किस प्रकार से अपना 16(4) को परिभाषित किया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके तहत कहा गया, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा दोस्तों कि भारत में 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। पहला कहा गया दोस्तों कि भारत में किसी भी लोक नियोजन में 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। दूसरा दोस्तों, ओबीसी को दिए जाने वाला, ध्यान दीजिए, ओबीसी को दिया जाने वाला 27% आरक्षण को दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय ने वैध करार दिया। अर्थात ओबीसी को भारतवर्ष के जॉब में जो 27% का आरक्षण दिया जा रहा है, इसे माननीय न्यायालय ने जनसंख्या के आधार पर सही माना। तीसरा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, तीसरा दोस्तों, लेकिन ओबीसी में जो क्रीमी लेयर में आते हैं उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। अर्थात तीसरी बात में इन्होंने समझाया दोस्तों कि क्रीमी लेयर ओबीसी को, अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग में जो संपन्न वर्ग आते हैं, अर्थात क्रीमी लेयर ओबीसी, इन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, इन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। चौथा पकड़ना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 50%, अर्थात संपूर्ण भारत में 50% ज्यादा आरक्षण लागू नहीं किया सकता। 27% ओबीसी को दिए जाने वाला आरक्षण को वैध माना, लेकिन ओबीसी में जो क्रीमी लेयर है उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। आरक्षण का लाभ जाति के आधार पर दिया जाएगा, लेकिन आरक्षण का लाभ धर्म के आधार पर नहीं दिया जाएगा। और पांचवा पकड़ना है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय ने उस समय कहा कि आरक्षण का लाभ नियुक्ति के समय दिया जाएगा, पदोन्नति में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। यहां पर कहा गया दोस्तों कि आरक्षण का लाभ नियुक्ति में दिया जाएगा, नियुक्ति में दिया जाएगा, पदोन्नति में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा दोस्तों। तो यह था, सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार से अनुच्छेद 16(4) को परिभाषित किया था। लेकिन दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्तमान में दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये 50% का जो आरक्षण दिया गया है दोस्तों, इसमें संशोधन किया गया। ध्यान दीजिएगा, 81वां संविधान संशोधन वर्ष 2000 के तहत लाया गया दोस्तों अग्रनयन का सिद्धांत। इसके तहत लाया गया दोस्तों अग्रनयन का सिद्धांत, अर्थात कैरी फॉरवर्ड रूल। और कैरी फॉरवर्ड रूल के तहत दोस्तों बैकलॉग के द्वारा जो आरक्षण, बैकलॉग के तहत आरक्षण को 50% से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। यह लाया गया दोस्तों 81वां संविधान संशोधन वर्ष 2000, अग्रनयन का सिद्धांत या कैरी फॉरवर्ड रूल, जिसके तहत बैकलॉग के तहत आरक्षण को 50% से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद पकड़ते हैं दोस्तों पांचवा पॉइंट, पदोन्नति में, उस समय तक पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जा सकता था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पकड़ना है दोस्तों, 77वां संविधान संशोधन 1995 के तहत
पद उन्नति में भी आरक्षण दिया जा सकता है, पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जा सकता है। यहां पर दोस्तों 77वां संविधान संशोधन 1995 के तहत दोस्तों पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जा सकता है दोस्तों, और इसी के तहत 77वां संविधान संशोधन 1995 के तहत ही जोड़ा गया है दोस्तों अनुच्छेद 16(4) क। यह है दोस्तों अनुच्छेद 16(4) का। तो इस प्रकार से अब अगला हम देखने जा रहे हैं दोस्तों अनुच्छेद 16(4) का। अनुच्छेद 16(4) का में लिखा गया है दोस्तों 77वां संविधान संशोधन 1995 के तहत पद उन्नति में भी दोस्तों आरक्षण दिया जा सकता है। यहां पर लिखा गया है दोस्तों 16(4) क, अनुच्छेद 16(4) का, जिसमें लिखा गया है दोस्तों 77वां संविधान संशोधन 77वां संविधान संशोधन 1995 के तहत पद उन्नति में भी आरक्षण दिया जा सकता है, पद उन्नति में भी आरक्षण दिया जा सकता है। चलिए दोस्तों, तो यह है अनुच्छेद 16(4) का। अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों अनुच्छेद 17। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 17 क्या कहता है। अभी हमारा मुख्य काम है दोस्तों अनुच्छेद को याद करना, और बाद में हम एक एक अनुच्छेद को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 17 क्या कहता है दोस्तों। अनुच्छेद 17 है दोस्तों अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 17 है दोस्तों अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप किसी भी भारतीय नागरिक से धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर उनके साथ आप छुआछूत की भावना नहीं रख सकते। अनुच्छेद 17 भारत में समानता की भावना को विकसित करने के लिए दोस्तों अनुच्छेद 17 की अवधारणा को लाया गया है अस्पृश्यता का अंत। अर्थात 26 जनवरी 1950 की स्थिति में जब भारत का संविधान लागू किया गया तो इससे संविधान की मूल अवधारणा को लाया गया दोस्तों अस्पृश्यता का अंत। अर्थात आप किसी भी भारतीय नागरिक से धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान के आधार पर उनके साथ भेदभाव की भावना या छुआछूत की भावना नहीं रख सकते दोस्तों। यही है दोस्तों अस्पृश्यता का अंत। इसको थोड़ा सा ऐसे समझते हैं दोस्तों, बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। ये आपका है दोस्तों भारत, ये पकड़ना है दोस्तों भारत, ये हमारा राज्य, हमारा देश दोस्तों भारत, हमारा राष्ट्र भारत। देखिएगा दोस्तों, ये आपका है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के साथ कंसेक्यूटिव मैनर में लगा है दोस्तों आपका छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश। ये है आपका दोस्तों महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। देखिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत में हरिजन उत्थान, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत में हरिजन उत्थान या दलित उद्धार या अछूतों का उत्थान करने के उद्देश्य से कई आंदोलन चलाए गए दोस्तों, कई आंदोलन चलाए गए, जिसमें से देखते हैं दोस्तों, ये आपका है पकड़ना है मुंबई, ये आपका पकड़ना है दोस्तों मुंबई। मुंबई में देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये आपका पकड़ना है दोस्तों मुंबई। मुंबई में हरिजनों के उत्थान के उद्देश्य से चलाया गया 1873 में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई। सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई, सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई ज्योतिबा फूले के द्वारा। ज्योतिबा फूले के द्वारा दोस्तों हरिजन उत्थान के परिप्रेक्ष्य में, हरिजन उत्थान के लिए दोस्तों 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा दोस्तों सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई मुंबई में।
मुंबई में दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दोस्तों अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना की गई। इसके संस्थापक थे दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके संस्थापक थे दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, समाज में अस्पृश्यता की भावना को दूर करने हेतु हरिजन उत्थान आंदोलन चलाए गए भारत में। मुंबई में 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा दोस्तों सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दोस्तों 1924 में अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना की गई। दोस्तों 1924 अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना की गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। इसी प्रकार से दोस्तों यह आपका है दिल्ली में पकड़ना है दोस्तों किंग्सवे हॉल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किंग्सवे हॉल दिल्ली में महात्मा गांधी के द्वारा स्थापना किया गया है दोस्तों 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की। 1932 में दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित किया गया दोस्तों अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की। दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है हरिजनों का उत्थान करना। तो यह है दोस्तों अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके संस्थापक है दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा दोस्तों 1932 में हरिजन उत्थान के उद्देश्य के साथ 1932 में किंग्सवे हॉल में अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना की गई। और ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि यहां पर इसके संस्थापक थे महात्मा गांधी, जबकि इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे घनश्याम दास बिड़ला को। इसके अध्यक्ष बनाए गए दोस्तों घनश्याम दास बिड़ला तथा इसके सचिव बने थे दोस्तों अमृतलाल टक्कर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों अमृतलाल टक्कर। तो महात्मा गांधी के द्वारा 1932 में अछूतो उद्धार आंदोलन के तहत दिल्ली के किंग्सवे हॉल में दोस्तों अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना की गई और इसके अध्यक्ष बनाए गए घनश्याम दास बिड़ला तथा सचिव बनाए गए दोस्तों अमृतलाल टक्कर। एक साल बाद 1932 में दोस्तों 1932 के एक साल बाद 1933 में दोस्तों अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ का नाम परिवर्तित करके रख दिया गया दोस्तों हरिजन सेवक संघ। इसका नाम परिवर्तित किया गया दोस्तों और कर दिया गया हरिजन सेवक संघ। लेकिन हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई? 1932 में। लेकिन अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ का नाम परिवर्तित कब किया गया? 1933 में। और 1933 में ही हरिजनों के उत्थान तथा भारतीयों में समानता की भावना के विकास हेतु हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया गया। हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का महात्मा गांधी के द्वारा दोस्तों संपादन किया गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसी उद्देश्य के साथ भारत में हरिजन उत्थान आंदोलन के तहत महात्मा गांधी का दोस्तों छत्तीसगढ़ दूसरी बार आगमन हुआ और छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी दूसरी बार पहुंचे दोस्तों रायपुर। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी का 1933 में दोस्तों महात्मा गांधी का दूसरी बार छत्तीसगढ़ आगमन हुआ दोस्तों। महात्मा गांधी का दूसरी बार छत्तीसगढ़ आगमन हुआ दोस्तों। महात्मा गांधी का 1933 में दूसरी बार छत्तीसगढ़ आगमन हुआ। इसके तहत महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचे दोस्तों 22 नवंबर 1933 और यहां से वापस महात्मा गांधी ने प्रस्थान किया दोस्तों 28 नवंबर 1933 को। इस प्रकार से महात्मा गांधी 22 नवंबर 1933 से लेकर 28 नवंबर 1933 तक छत्तीसगढ़ में चलाते रहे दोस्तों अछूतो उद्धार आंदोलन। यहां ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो यह हुआ महात्मा गांधी का दूसरी बार छत्तीसगढ़ आगमन।
तो ये हमने पढ़ा दोस्तों अस्पृश्यता के अंत के अंतर्गत हरिजन उत्थान आंदोलन के कुछ विशेष एग्जाम्पल्स, जिसमें हमने पढ़ा मुंबई में 1833 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई, जबकि 1924 में अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना की गई दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। किंग्सवे हॉल दिल्ली से 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना की गई महात्मा गांधी के द्वारा। इसके अध्यक्ष बनाए गए दोस्तों घनश्याम दास बिड़ला और सचिव बनाए गए अमृतलाल टक्कर। लेकिन एक साल बाद 1933 में इसका नाम चेंज करके कर दिया गया दोस्तों अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ का नाम कर दिया गया दोस्तों हरिजन सेवक संघ, और 1933 में प्रारंभ किया गया दोस्तों हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका। इसी उद्देश्य के साथ हरिजन उत्थान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में महात्मा गांधी का दूसरी बार छत्तीसगढ़ आगमन हुआ दोस्तों 22 नवंबर से दोस्तों 28 नवंबर 1933 में। लेकिन जब महात्मा गांधी को पता चला कि राजिम के राजीव लोचन मंदिर में 23 नवंबर 1925 को, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राजिम के राजीव लोचन मंदिर में 23 नवंबर 1925 को पंडित सुंदरलाल शर्मा ने पहले ही चलाया था दोस्तों राजीव लोचन मंदिर प्रवेश आंदोलन। इसके नेतृत्व करता थे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके नेतृत्व करता थे दोस्तों पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो जब यह बात महात्मा गांधी को पता चला कि मुझसे पहले ही अछूतो उद्धार आंदोलन चलाया गया है पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा, तो महात्मा गांधी ने पंडित सुंदरलाल शर्मा को अछूतो उद्धार के क्षेत्र में अपना अग्रज या गुरु माना दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम देखने जा रहे हैं अनुच्छेद 18। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 18 को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं दोस्तों। देखिएगा अनुच्छेद 18 में लिखा गया है दोस्तों उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में लिखा गया है दोस्तों उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में लिखा गया है दोस्तों उपाधियों का अंत। ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 18(1) में कहा गया है दोस्तों सैन्य शिक्षण व सामाजिक क्षेत्र में भारतीयों के प्रोत्साहन हेतु दोस्तों उपाधियां दी जा सकती है। अनुच्छेद 1 कहता है दोस्तों सैन्य शिक्षण व सामाजिक क्षेत्रों में प्रोत्साहन हेतु नागरिकों को उपाधियां दी जा सकती है। नागरिकों को उपाधियां दी जा सकती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत। लेकिन 2 जनवरी 1954 को तात्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत में नागरिक पुरस्कार की स्थापना की गई। भारत में नागरिक पुरस्कार की स्थापना की गई। पहला है दोस्तों भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न। पहला है दोस्तों भारत रत्न। दूसरा है दोस्तों पद्म विभूषण। तीसरा है दोस्तों पद्म भूषण। और चौथा है दोस्तों पद्मश्री। तो इस प्रकार से दोस्तों अनुच्छेद 18(1) की स्थापना हुई। भारत में सैन्य शिक्षण व सामाजिक क्षेत्रों में प्रोत्साहन हेतु नागरिकों को उपाधियां दी जा सकती है। अनुच्छेद 18(2) ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 18(2) में लिखा गया है कि किसी भी अनुच्छेद 18(2) में लिखा गया है दोस्तों कि किसी भी भारतीय नागरिक को उपाधि लेने से पहले भारत के राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। अनुच्छेद
18(3) में लिखा गया है दोस्तों, भारत में निवासरत किसी भी विदेशी नागरिक को उपाधि लेने से पहले भारत के राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। अनुच्छेद 18(4) में लिखा गया है दोस्तों, किसी भी भारतीय नागरिक तथा भारत में निवासरत विदेशी नागरिक को किसी अन्य देश से उपाधि लेने से पहले भारत के राष्ट्रपति से पूछना होगा। तो आज दोस्तों हमने अनुच्छेद 1 से, अभी तक हमने दोस्तों अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 18 तक याद किया है। अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों अनुच्छेद 19, अर्थात भारत द्वारा नागरिकों को प्रदत्त दूसरा मौलिक अधिकार जो है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद